नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का पाठ 2। ठीक है मित्रों, तो ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का पाठ 2, भोजन के घटक। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं भोजन यह कहाँ से आता है, ये हमारा पाठ 1 था। उसमें हमने पढ़ा था कि भोजन हमें कहाँ से किस प्रकार से प्राप्त होता है। हमने उनके संगठकों के बारे में भी बात की थी। हमने विभिन्न प्रकार के भोजन भी जाने थे और उनके स्रोत भी जाने थे कि वो भोजन हमें कहाँ से मिलता है, पशुओं से मिलता है या पौधों से मिलता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना था। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के बारे में भी हमने उस पाठ में जाना था। ठीक है मित्रों, तो आइए आज हम पढ़ते हैं भोजन के घटक के बारे में। ठीक है, तो देखिए पहले लिखा है अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है मित्रों, भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। ठीक है मित्रों, तो देखिए एक क्रियाकलाप था जिसमें आपको सारे घटकों को आपको मानचित्रों पे दर्शाना था। ठीक है मित्रों, मैं इसका एक मैप आपको बना के दे दूंगा जिसमें सभी राज्यों के अलग अलग भोजन के बारे में उसमें लिखा होगा। ठीक है मित्रों, तो वो क्रियाकलाप में इसमें एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो वैसे उस तरीके से आप उस क्रियाकलाप को कर लीजिए जिसमें आपको भारत का एक मानचित्र चाहिए पड़ेगा और उसमें आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि किस राज्य में कौन सा व्यंजन प्रमुख रूप से बनाया जाता है। ठीक है मित्रों, तो आइए अब आगे का पढ़ते हैं हम। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जी हो सकती है। ठीक है, तो ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बनाए जाने वाले व्यंजन हैं। ठीक है, अब ये हमारा इसमें इसके आज के पाठ में ये क्रियाकलाप 1 है। तो ये क्या कहता है क्रियाकलाप 1? आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। अन्न से बना मतलब जैसे कि चावल हो गया या गेहूं से बनी रोटी हो गई। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस, कोई व्यंजन या सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मठा, अचार आदि शामिल है। ठीक है मित्रों, तो ये आपको कुछ इसमें सारणी बनानी है। आगे हम पढ़ते हैं क्या है ये सारणी। तो आगे लिखा हुआ है इस तरह के आहार से कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। तो देखिए जो नीचे सारणी दी गई थी जैसे हम अभी देखेंगे उसमें इसी तरह के कुछ आहारों के बारे में बताया गया है। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। तो आपको अगर याद है हमने अध्याय 1 में ये क्रियाकलाप 2 में कुछ हमने जो सारणी बनाई थी हमने उसमें कुछ व्यंजनों को लिखा था। ठीक है, इस सूची में से कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए और उसे इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। तो आपको वापस से उसी सारणी को देखना है और उससे 2.1 की सारणी को पूरा करना है। ठीक है मित्रों, कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इसी तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। ठीक है मित्रों, तो देखिए कभी कभी हम जब यात्रा करते हैं तो जो भोजन हम घर में आसानी से शांतिपूर्वक बैठ के खा सकते हैं वो हम यात्रा के समय नहीं खा पाते। हमें जो रास्ते में जो भी मिलता है, जो भी उपलब्ध होता है, हम उसे ही खा लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं होता। ठीक है, इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें, उनके लिए ये संभव नहीं है। आहार के विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजनों की आवश्यकता होती है? तो हाँ, हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे शरीर को अगर वृद्धि करना है तो हम प्रोटीन आधारित भोजन करेंगे। ठीक है मित्रों, तो देखिए 2.1 में क्या करना है हमें,
ध्यान से देखिए, ये है विभिन्न क्षेत्र राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। तो इसमें आपको वो क्षेत्र लिखना है। जैसे ये देखिए, ये क्षेत्र राज्य है पंजाब, ठीक है। तो जो हमने अगर आपने मैप बनाया होगा भारत के मानचित्र में, जो क्रियाकलाप पाठ अध्याय 1 में जो क्रियाकलाप था, वो वाला क्रियाकलाप अगर आपने किया होगा तो आप इस सारणी को आसानी से पूर्ण कर पाएंगे, ठीक है। वो क्रियाकलाप कौन सा था जिसमें आपको भारत के नक्शे में दर्शाना था कि कहाँ से कौन सी चीज, कौन सा व्यंजन किस राज्य में बनता है, ठीक है। तो देखिए, आपको यहाँ पे दर्शाना है पंजाब, यहाँ पे राज्य लिखना है। अब वहाँ पे अन्य का व्यंजन, मतलब जो अन्न से बनता है, अन्न में क्या क्या आ जाता है हमारा, मक्का आ जाता, सोयाबीन आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या है, अन्न से बनने वाला मक्के की रोटी, ठीक है। दाल या मांस का व्यंजन तो राजमा हो गई, सब्जी सरसों का साग, अन्य व्यंजन दही और घी। तो ये वहाँ का, ये जो दिए है इस लिस्ट में, ये वहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन है, ठीक है मित्रों। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश में मुख्यतः क्या मिलता है, चावल, ठीक है। और उसके अलावा अरहर की दाल तथा रसम जो चारू होता है, कुंदरू मिलता है, मठा, घी, अचार, ठीक है। तो ये लास्ट में अन्य व्यंजन है जो कि अधिकतर सभी जगह आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको ये 2.1 ये सारणी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है मित्रों। तो देखिए, जैसा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा वैसा आगे काम होगा। मैं आपको आगे ये सारी जो भी अध्याय 1 की, अध्याय 2 की और आने वाली जितनी भी सारणियां हैं, ये मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में इन सारी सारणियों को अच्छे से विस्तार से, और जो भी क्रियाकलाप दिए हुए हैं इन सारे क्रियाकलापों को अलग से एक वीडियो में मैं लेके आऊँगा। लेकिन आपका, मैं ये कोई भी वीडियो है तभी आती है जब आपका कुछ सपोर्ट मिले, ठीक है मित्रों। आपका अगर ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो चीज़ फिर आगे नहीं बढ़ पाती है, ठीक है मित्रों। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है मित्रों। तो आइए अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं 2.1। तो क्या है 2.1 में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इसमें हम जानेंगे कि जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें आखिरकार होता क्या है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें आगे देखते हैं, जो हमें या जंतु से मिले होते हैं या पादप से मिले होते हैं, ठीक है मित्रों। एक कच्ची सामग्री के संघटक क्या है, ठीक है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो भी भोजन हम करते हैं, जो भी खाद्य हम ग्रहण करते हैं, तो उसमें कुछ कच्ची सामग्री होती है। तो वो जो कच्ची सामग्री होती है उसे हम संघटक कहते हैं। तो अब वो संघटक क्या है, तो वो जो कच्ची सामग्री रहती है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक होती है। तो अब वो घटक, उन घटकों को हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं, ठीक है मित्रों। जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, जिनसे हमारा शरीर वृद्धि करेगा, ठीक है। तो ये कौन कौन से घटक होते हैं हमारे भोजन में, मुख्य पोषक कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। ये सारे हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रूपचांस तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारी शरीर को आवश्यकता है, ठीक है मित्रों। आइए आगे पढ़ते हैं। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? तो नहीं, सभी खाद्य पदार्थों में ये पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते। अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे, ठीक है मित्रों। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित है, ठीक है। तो कुछ हम साधारण सी विधि के द्वारा भी जान सकते हैं कि किस खाद्य पदार्थ में किस प्रकार का पोषक उपस्थित है। जैसे आपको अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण करना है कि ये उस खाद्य पदार्थ में उपस्थित है या नहीं, तो इसके लिए एक साधारण सा परीक्षण है जिसे हम विधि के द्वारा करेंगे। अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा को हम आसानी से पहचान सकते हैं एक सरल विधि के द्वारा। आइए
हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक परीक्षण किया है और उसे सारणी 2.2 में लिखा है। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा कुछ आवश्यक सामग्री हो गया, आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन। ठीक है, तो इनकी आवश्यकता होगी, तो इसे हम किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉप की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। ठीक है, तो इन्हें हमें किस पे करना है? इन परीक्षणों को हमें पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करना है। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, आइए आगे पढ़ते। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। किसी भी रसायन को खाने या चाटने का प्रयास मत कीजिए। ठीक है मित्रों, तो किसी भी रसायन को हमें खाने या चाटने की आवश्यकता नहीं है, ये हमें नुकसान भी कर सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक अपने शिक्षक की निगरानी में इस प्रयोग को कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक विभिन्न विधियों से उन्हें तैयार कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो जो ऊपर आवश्यक सामग्री लिखी हुई थी, अगर वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम उसे बना भी सकते हैं। तो अपने अध्यापक की उपस्थिति में ये कार्य कीजिए, नहीं तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक है मित्रों, आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। देखिए इस बॉक्स में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। आयोडीन तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंद टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। ठीक है मित्रों, तो आयोडीन तनु विलयन बनाने के लिए क्या करना होगा? जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिलाना पड़ेंगी, इससे हमारा आयोडीन बन जाएगा। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीमीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाएगा। तो जो कॉपर सल्फेट आता है उसे हम 100 मिलीमीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला देंगे तो हमारा कॉपर सल्फेट विलयन बन जाएगा। 100 ml जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये जो आवश्यक सामग्री थी यहाँ पे ये उसको बनाने का तरीका इधर पे दिया हुआ है, जिसे आप बना सकते हैं, लेकिन ये आप अपने शिक्षक की मार्गदर्शन में बनाएं। ठीक है मित्रों, क्योंकि ये एक प्रयोग है, इसमें कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ चोट पहुंचे, इसलिए आप किसी बड़े की निगरानी में इसे करें। मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए। ठीक है, खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। तो आप जब इसमें कुछ बूंदें डालेंगे आयोडीन विलयन की तो उसमें कुछ परिवर्तन होगा। तो क्या परिवर्तन होगा देखिए, इसमें आगे बताया गया है। क्या यह नीला या काला हो गया? ठीक है, क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अब अगर आपने उस पर आयोडीन का विलयन डाला, 2-3 बूंदें डाली और अगर उसका रंग काला या नीला हो गया तो इसका मतलब क्या है? उसमें क्या उपस्थित है? मंड उपस्थित है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए जैसे इन्होंने इस पे ये आलू लिया है और आलू पे ये विलयन डाला तो क्या हो गया? इस आलू का आप चित्र में देख सकते हैं, ये नीला हो गया। तो ये आलू में क्या दर्शा रहा है? मंड की उपस्थिति को दर्शा रहा है। ठीक है मित्रों, आइए अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज क्या है? इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए। जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षण को सारणी 2.2 में लिखिए। ठीक है, तो हमें सारणी 2.2 में लिखना है कि किसमें कौन सा पोषक तत्व उपलब्ध है।
प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब पहले हमने किया कार्बोहाइड्रेट के लिए, अब यह है प्रोटीन के लिए परीक्षण। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि एक ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होगी। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। ठीक है, तो आपको इस प्रयोग में ये प्रक्रिया करनी होगी। आइए आगे पढ़ते हैं। अब ड्रॉप की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडे का विलयन डालिए। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ों की कुछ 2 बूंद डालनी है कॉपर सल्फेट की और 10 बूंद डालनी है कास्टिक सोडा की। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परख नली पदार्थ, आगे क्या लिखा है, क्या परख नली का पदार्थ ये आगे दिया है इसमें, परख नली का पदार्थ बैगनी हो गया है। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है मित्रों, तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर भी प्रश्न भी बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है कि यदि किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है तो वो पदार्थ किस कलर का होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि यदि किसी पदार्थ में कास्टिक सोडा और, ठीक है मित्रों, ये मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा प्रश्न भी हो सकता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि कहाँ गया, हाँ ये है, परख नली में 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। फिर उसमें क्या करना है हमें, उसमें हाँ ये है 2 बूंद कॉपर सल्फेट की। तो अगर आपको ऐसा प्रश्न आ सकता है कि आप किसी खाद्य पदार्थ में, किसी खाद्य पदार्थ के घोल में 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालते हैं और उसमें आपको अगर परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन का रंग बैगनी हो जाता है, तो यह किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो आप क्या बताएंगे? प्रोटीन। या प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटीन की, अगर हमें किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शानी है तो हमें किस प्रकार का प्रयोग करना होगा और खाद्य पदार्थ की क्या स्थिति होगी? तो उसमें क्या उत्तर होगा कि उस खाद्य पदार्थ में 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा की डालने पर वह खाद्य यदि बैगनी रंग का हो जाता है तो यह प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न ये बन सकते हैं, ये भी मैं आपको किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। ठीक है, अब वसा का परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान दें, ये देखिए ये वसा का परीक्षण है, ये सबसे सरल परीक्षण है। ठीक है, आप किसी खाद्य पदार्थ को लें और पेपर में लें और उसे कूटिए। कागज फट जाए इतना कूटना है कि कागज ना फटे। ठीक है, अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे कागज को किसी प्रकाश के सामने लाइए। क्या आपको इस धब्बे से होकर जाने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? तो आपको ये देखना है, अगर ऐसा है तो क्या होगा, उसमें वसा की उपस्थिति होगी। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ये सबसे सरल परीक्षण है वसा वाला। ठीक है, आपको अगर किसी खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति लगाना है तो आप ये परीक्षण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। किसी भी खाद्य पदार्थ को लीजिए और उसे अच्छे से कूटिए, बस इतना कूटना है कि अपना कागज ना फटे। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि यह खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। ठीक है मित्रों, तो कभी कभी किसी खाद्य पदार्थ में जल भी होता है, तो जब आप कूटेंगे या रगड़ेंगे तो उसमें कागज में क्या होगा, जल भी लग जाएगा। तो जब गीला हो जाएगा, इसलिए तो गीले कागज में आप उसका वसा का पता नहीं लगा सकती, इसलिए थोड़ी देर कागज को सूखने दीजिए। फिर जब वो कागज सूख जाएगा, इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो क्या है, इससे आप समझ जाइए कि उसमें वसा की उपस्थिति नहीं है। ठीक है मित्रों,
अगर कागज सूखने के बाद उस पर कोई भी तेल का धब्बा ना दिखे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। अगर सूखने के बाद कोई तेल के धब्बा दिखता है तो आप समझ जाइए कि उसमें वसा है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन, मंड तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? ठीक है मित्रों, तो ये सारे प्रश्न हैं जो हमें प्रयोग करने पे ही मालूम पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। वैसे इनका आंसर नॉर्मली भी दिया जा सकता है, जो कि हमारे आपके शिक्षक आपको देंगे। मैं भी आपको बता देता हूँ ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं। तो ये परीक्षण हमें क्या दर्शाते हैं, जब हम इन परीक्षणों को मैं भी बताऊंगा तो और डिटेल में जब मैं इन परीक्षणों को करूंगा तो उसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। अभी आप ध्यान से सुन लीजिए। इन परीक्षणों से हमें क्या पता चलता है? इन परीक्षणों से हमें ये पता चलता है कि किस पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व उपलब्ध है। ठीक है, जैसे कि आपको पता पड़ेगा वसा का, प्रोटीन और मंड, कार्बोहाइड्रेट मतलब, तो इनके बारे में आपको मालूम चलेगा। क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया? तो ऐसा हो भी सकता है कि ये खाद्य पदार्थ एक ही चीज में तीनों खाद्य पदार्थ हों, और ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज में सिर्फ एक ही पोषक तत्व हो। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि है कि तीनों एक ही खाद्य पदार्थ में तीनों उपलब्ध हों, और ये भी आवश्यक नहीं है कि ये इनमें से कोई भी उसमें उपलब्ध ना हो और तीनों उपलब्ध हों। ठीक है, तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं, उपलब्ध हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि वो ये है कि जिसमें वसा अधिक होगा तो वो वसा के लिए ज़्यादा अच्छे से बताएगा, जिसमें प्रोटीन की अधिकता होगी तो वो प्रोटीन की अधिकता को अच्छे से बताएगा, जिसमें मंड होगा तो वो मंड की स्थिति को ज़्यादा अच्छे से बताएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या ये खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हैं? तो हाँ, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सा जब हम परीक्षण करेंगे तब हमें और अच्छे से पता पड़ेगा। हमें 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। ठीक है, विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? तो अब आगे हम क्या जानेंगे कि इन सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है मित्रों, आइए यहाँ पे भी देख लेते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे भी दी हैं। कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। तो एक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे मिला कि भोजन को ऊर्जा देने वाला, क्षमा कीजिए, हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाला भोजन क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट है। देखिए ये नीचे पढ़ेंगे जब इसके आगे का आएगा, ये है, इसका है, ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है मित्रों, तो आइए यहाँ पे सारणी 2.2 देखते हैं। ये हमारी सारणी 2.2, देखिए इनमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो हमें इनका परीक्षण करना है। यहाँ पे ये खाद्य सामग्री लिखी हुई है, खाद्य पदार्थ, इन्हीं का हम परीक्षण कर सकते हैं या कुछ और चीज़ों को भी ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमें लिखना है जिसमें मंड की उपस्थिति है वहाँ पे हाँ कर देंगे, जहाँ प्रोटीन की उपस्थिति है उसको वहाँ पे हाँ कर देंगे, जहाँ वसा की उपस्थिति है वहाँ उसको हाँ कर देंगे। जैसे कच्चा आलू, तो कच्चे आलू में क्या उपस्थित होता है? मंड उपस्थित होता है, तो यहाँ पे हाँ लिख दिया गया है। इसी प्रकार से दूध में प्रोटीन होता है, इसलिए यहाँ पे हाँ लिख दिया गया है। अब मूंगफली में वसा होता है, तो इसलिए यहाँ पे हाँ लिख दिया गया है। ठीक है मित्रों, तो ये जैसे बिना पका वाला चावल, तो इसका चूरण बनाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा इसमें मंड उपस्थित है या प्रोटीन या वसा। ठीक है मित्रों, तो इसका परीक्षण मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आइए आगे का पढ़ते हैं। आगे ये दिया हुआ था, कहाँ गया? ये है, ये रहा हमारा। हाँ, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से
हमें ऊर्जा अधिक मिलती है। ठीक है, तो वसा से ऊर्जा अधिक मिलती है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, वसा और कार्बोहाइड्रेट। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट होता है तो उस भोजन को क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन। ठीक है मित्रों, तो अब देखिए ये कुछ दिए हुए हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। ठीक है, तो आप देखिए प्रयोग भी कर सकते हैं और हमारी बुक में पहले से ही दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत, तो ये है शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, चावल, बाजरा, गेहूं। तो इन सभी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, नीचे कुछ और खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं जिनमें वसा उपलब्ध होती है। तो देखिए सरसों का तेल, मूंगफली, गिरी, तिल, तो इन सब में क्या उपस्थित होती है, वसा। ये कुछ जंतुओं से मिलने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, ऊपर थे पादप वाले और ये है जंतु। तो मांस हो गया, मछली हो गई, घी हो गया, दूध हो गया, क्रीम, मक्खन, अंडे, तो ये सारे क्या हैं, इनसे हमें वसा प्राप्त होती है। ठीक है मित्रों, आइए अगला आगे पढ़ते हैं हम। आगे ये दिए हुए हैं कुछ प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन, इनसे क्या मिलता है, प्रोटीन। ठीक है, ये कुछ पादप और जंतु स्रोत हैं, इन सारों से हमें प्रोटीन मिलता है। तो देखिए किन किन से प्रोटीन मिलता है, ये दिया हुआ है चना, मूंग की दाल, ये तुअर दाल है, ये मूंग की दाल हो गई, राजमा, सोयाबीन, मटर, इन सारों से हमें प्रोटीन मिलेगा। ठीक है मित्रों, और कुछ जंतु वाले जानवर हैं जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं और इनसे हमें प्रोटीन मिलता हो, मांस, मछली, पनीर, दूध, अंडे, इन सभी से क्या है, प्रोटीन भी मिलता है और इनसे हमें वसा भी मिलती है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे देखते हैं कुछ विटामिन से युक्त पदार्थों के बारे में बताया है। ये विटामिन ए, तो विटामिन ए किस किस में उपलब्ध होता है, आम में, पपीता में, गाजर में, तो इन सभी में विटामिन ए उपलब्ध होता है। ठीक है, अब ये विटामिन बी है, तो विटामिन बी किस किस में उपलब्ध होता है, देखिए गेहूं में, चावल में और यकृत में, तो इनमें विटामिन बी उपलब्ध होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, विटामिन सी, जिन खाद्य पदार्थों में विटामिन सी उपलब्ध है, संतरा हो गया, टमाटर, अमरूद, मिर्ची, नींबू, आंवला, इन सब में विटामिन सी उपलब्ध होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, आपको यहीं के यहीं सारा कुछ याद हो जाएगा। अब विटामिन डी, विटामिन डी में क्या उपलब्ध होता है, देखिए विटामिन डी किन किन, दूध में भी है, मक्खन में भी उपलब्ध होता है, मछली में भी होता है और अंडे में भी होता है। तो इनमें विटामिन डी भी उपलब्ध होता है जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है मित्रों, आइए आगे पढ़ते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। तो प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारा शरीर निरंतर वृद्धि करता रहे। ठीक है, और वसा और कार्बोहाइड्रेट की जरूरत क्यों होती है, ऊर्जा के लिए। ठीक है, प्रोटीन प्रयुक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को क्या कह रहे थे, ऊर्जा वर्धक भोजन। ठीक है, उस भोजन को कह रहे थे ऊर्जा वर्धक, और इस ऊर्जा देने वाला भोजन, और इसे क्या कह रहे हैं, शरीर वर्धक भोजन कह रहे हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थि, दांत तथा मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन क्या है, कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें कुछ को देखिए, इनमें कुछ को यहाँ पे आपको बताया गया है, क्षमा कीजिए थोड़ी सा, ये हम दूसरी विंडो में आ गए हैं, आइए वापस से ये आ गए हैं। ठीक है मित्रों, समस्या के लिए खेद है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, विटामिन क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, ये कुछ नाम दिए हैं विटामिनों के। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, एक विटामिनों का पूरा समूह है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इन्हें हम अगली कक्षाओं में भी इन्हें हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है मित्रों, आपको थोड़ी सा इंतजार करना होगा, क्योंकि 6th क्लास के बाद 7th क्लास की, 7th क्लास के बाद 8th के बाद 9th, फिर 10th,
इसी प्रकार से अगर संभव होगा तो 11th-12th लेवल तक मैं सारी एनसीईआरटी की बुक्स को कवर करूंगा। जैसा आपका सपोर्ट रहेगा उस प्रकार से यहाँ पे काम होगा। ठीक है मित्रों, तो आगे पढ़ते हैं हम। हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिनों में की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, तो जो विटामिन ए है वो हमारी आंखें और त्वचा को स्वस्थ रखेगा। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है मित्रों, विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 और चित्र 2.9 में दिखाए गए हैं। ठीक है मित्रों, तो इन चित्रों को हम पहले ही देख चुके हैं। देखिए ये ऊपर है चित्र, ये है 2.5, इसमें भी हमने देखे ये चित्र, ये 2.6, 2.7, 8, इन सभी में हम इन चित्रों को देख चुके हैं और ये वसा युक्त भोजन है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे ये पहेली दीदी कुछ कह रही हैं। ये क्या कह रही हैं? हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। ठीक है, तो हमें अगर विटामिन डी चाहिए तो हम सूरज के सामने खड़े हो जाएंगे और हमें विटामिन डी प्राप्त हो जाएगा। इन दिनों में कोई भी सूर्य प्रकाश नहीं रह पाता, जिससे हम लोग इसकी कमी हो जाती है। किन दिनों में? उन दिनों में जब बारिश के समय में। ठीक है मित्रों, तो जब बारिश होती है तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। आइए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आइए ये पढ़ते हैं आगे का पाठ। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत चित्र 2.10 में दर्शाए गए हैं। तो आइए 2.10 हम देखते हैं। चित्र 2.10, तो ये है हमारा चित्र 2.10। ठीक है, इसे मैं जूम करके आपको बताता हूँ। तो देखिए आयोडीन के कुछ स्रोत, तो ये आयोडीन के कुछ स्रोत हैं जो कि एक खनिज लवण है आयोडीन। तो देखिए किस किस में पाया जाता है खनिज लवण? पालक में, अदरक में। तो ये हो गया आयोडीन के कुछ स्रोत हो गए। आगे है फास्फोरस के कुछ स्रोत, तो ये किससे मिलता है? दूध हो गया, केला हो गया और यहाँ कुछ चावल भी बना हुआ है। ठीक है, लोहे के कुछ स्रोत, तो लोहे के कुछ स्रोत ये सेब हो गया, मांस हो गया, पालक हो गया। ठीक है, कैल्शियम के कुछ स्रोत दिए हैं, तो कैल्शियम के कौन कौन से हैं? दूध हो गया, अंडे हो गए। तो ये कुछ खनिज लवणों के स्रोत थे। ठीक है मित्रों, आइए आगे पढ़ते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक होते हैं। ठीक है, किसी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। ठीक है मित्रों, इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। ठीक है मित्रों, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। ठीक है मित्रों, तो रुक्षांश मतलब जिन्हें हम इंग्लिश में फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी भी आवश्यकता होती है। ये क्या करते हैं? हमारे शरीर का पाचन को अच्छा करते हैं। ठीक है, तो रुक्षांश के प्रमुख स्रोत होते हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी हमारे शरीर भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो रुक्षांश क्या करते हैं? हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और क्या करते हैं? ये भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। ठीक है मित्रों, तो मैंने आपको जैसे बताया था रुक्षांश क्या होते हैं? हमारे पाचक में सहायक होते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे क्या है।
जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का उपयोग किया जाता है। आइए देखें क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को भोजन प्रदान करता है। तो आगे हमें पता पड़ेगा क्या कोई अन्य चीज़ भी हमें भोजन प्रदान करती है। तो देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप 3, एक टमाटर तथा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? तो हाँ, जब हम इन्हें काटेंगे तो हमारे हाथ जरूर गीले होंगे। जब भी आपके घर में कोई फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका परीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चला जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? तो देखिए, आप अधिकतर चीज़ों को, अधिकतर सब्जी फल को काटेंगे तो उसमें पानी जरूर उपस्थित होगा। ठीक है, आप उसे निचोड़ेंगे, मसलेंगे तो उसमें से उसका जूस निकल आता है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। तो मित्रों, इनके द्वारा भी हमारे शरीर में जो जल की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। संतुलित आहार। अब संतुलित आहार क्या होता है, इस पॉइंट में हम जानेंगे संतुलित आहार के बारे में। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। ठीक है, तो जो भी कुछ हम दिन भर में खा रहे हैं वो हमारा आहार है। अब लेकिन वो आहार कैसा है, वो पोषक संतुलित आहार है या नहीं है, ठीक है, ये भी जरूरी है जानना। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनके हमारे शरीर को आवश्यकता है। ठीक है, तो जिनके हमारे शरीर को आवश्यकता है वो पोषक तत्व जरूर लेने चाहिए, वो हमारे खाद्य में जरूर होना चाहिए। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। ठीक है, तो जितने पोषक तत्व की आवश्यकता है उतना पोषक तत्व जरूर होना चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, तो जिस आहार में सभी विटामिन हैं, सभी पोषक तत्व मौजूद हैं, पर्याप्त मात्रा में जल है, ना ही उसकी मात्रा अधिक है और ना ही उसकी मात्रा कम है, तो ऐसे खाद्य को क्या कहेंगे, संतुलित आहार। ऐसे ही आहार को संतुलित आहार कहा जाएगा जिसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व हैं, सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? तो हम ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है मित्रों, जैसे कि कोई बच्चा छोटा है तो उसके लिए किस प्रकार के खाने की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए प्रोटीन युक्त खाने की आवश्यकता ज़्यादा जरूरी होगी ताकि उसकी वृद्धि अच्छे से हो पाए। ठीक है मित्रों, तो जो भी हमारे आसपास या हमारे घरों में जो भी छोटे बच्चे हों, आप उन्हें प्रोटीन युक्त खाना देने की कोशिश करें जिससे उन बच्चों की वृद्धि अच्छे से होगी। ठीक है, आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा लेने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर के ही जो प्रोटीन युक्त खाना है उसे दें तो आपका जो छोटा बच्चा है, 1-2 साल के जो भी बच्चे होते हैं, उनकी आप वृद्धि देखेंगे बहुत ही स्पीड में होगी। आपको किसी प्रकार की डिब्बाबंद सामग्री देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 1 सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसे एक चार्ट तैयार कीजिए। ठीक है, तो ये आपका 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। तो आप उससे जो भी खाते हैं आप 7 दिन के नाम लिखिए, जिस भी दिन से आप शुरू कर रहे हैं, और उसी दिन से आप लिखना शुरू कर दीजिए कि आपके आज के दिन में क्या खाया। जैसे आज सोमवार है तो सोमवार से लेकर रविवार तक आप एक चार्ट बनाइए और आज लिखिए कि आपने उसमें क्या खाया। ठीक है मित्रों, ये वीडियो मैं सोमवार को बना रहा हूँ इसलिए मैंने सोमवार बोला।
अगर आप जैसे मैं इसको एक दिन बाद या 2 दिन बाद अपलोड करता हूँ, तो वो जैसे मैं अगर इसको कल अपलोड करूंगा तो कल मंगलवार होगा, ठीक है मित्रों। अगर परसों अपलोड करूंगा तो परसों बुधवार होगा। तो इसी प्रकार से आप अपने हिसाब से अपना दिन चुन सकते हैं। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। तो ये आपको स्वयं से ये एक क्रियाकलाप है जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसे कीजिए, इससे आपका ही ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग या चना के, ठीक है, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, ठीक है, आटे का मिश्रण जैसे मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं, ठीक है मित्रों। तो ये सारे भोजन कई प्रकार के पोषक हमें देते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है, ठीक है। तो देखिए, हमें फैशन से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो खाएंगे, कम खाएंगे, लेकिन उनको फैशन करना जरूरी है। तो ये आजकल का बहुत ही गलत कल्चर बन गया है, जो बहुत ही दुखद बात है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए, ठीक है मित्रों। तो अब भोजन तो है, लेकिन आप अगर उसे अच्छे से पकाएंगे नहीं तो वो भोजन कुछ काम का नहीं रहेगा, ठीक है। पहेली क्या है? पहेली उत्सुक है। ये पहेली दीदी हमारी उत्सुक है। क्या कह रही है पहेली? यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी सभी अवयव होते हैं और क्या उनमें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये जानना चाहती है कि क्या पशुओं को भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसे हम आगे जानेंगे, अभी हम आगे पढ़ते हैं। ताकि इसके, देखिए, उचित तरीके से पकाना भी चाहिए, उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, ठीक है मित्रों। तो जब हम खाना पकाते हैं तो तब कुछ पोषक तत्व नष्ट भी हो सकते हैं। छिलका उतार कर सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को भी बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं, ठीक है मित्रों। तो देखिए, जो भी आज ये वीडियो देख रहा है तो कृपया उनसे मेरी प्रार्थना है, सब्जी को मैंने देखा है, मेरे घर में ही देखा, मैंने कई बार टोका भी है मेरी माँ को कि कृपया सब्जियों को ज़्यादा ना धोएं, ठीक है। क्या करते हैं अधिकतर घरों में, सब्जियों को काट लेते हैं और काटने के बाद उन्हें 2-3 बार धोया जाता है। तो उन्हें मत धोइए, उससे क्या होता है वो खाना कुछ काम का नहीं रह जाता, क्योंकि सारी पोषक तत्व तो पानी के साथ में धुल गए, ठीक है मित्रों। आइए आगे बढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा पचाने में आसानी होती है, ठीक है। तो जो भोजन हम पकाते हैं वो उसमें इसलिए पकाते हैं क्योंकि उसका स्वाद अच्छा हो जाता है और इससे वो पचने में आसानी हो जाती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग किया जाए और बाद में उसे फेंक दिया जाए तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। देखिए मित्रों, मैंने ये भी देखा है, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे दाल है, दाल को फुलाएंगे, ठीक है, उसे अंकुरित भी कर लेंगे और उसको उबाल के फिर क्या करते हैं, उसका पानी फेंक देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो भी वो उस दाल में, अंकुरित दाल में जो भी प्रोटीन था वो नष्ट हो गया। ऐसे मैंने देखा है, जैसे बरबट्टी हो गई, ठीक है, सेम की सब्जी हो गई, उसमें भी बहुत से लोग उसे उबालते हैं और निचोड़ के उसे फिर तेल में पकाते हैं। तो अब क्या हुआ, वो पानी के साथ में वो सारा नष्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। अब देखिए विटामिन सी क्या है, जैसे हमने किसी ऐसी चीज को पकाया जिसमें विटामिन सी था तो वो पकाया, तो पकाते ही समय जैसे ही उसको गर्मी मिली तो वो विटामिन सी नष्ट हो गया, ठीक है मित्रों। आइए आगे देखते हैं। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें, ठीक है। तो ये उचित है कि हम अपने खाने में कुछ कच्ची सब्जियां भी लें, या हम उन सब्जियों को उबाल के भी खा सकते हैं। उबला खाना सबसे अच्छा होता है, सारे पोषक तत्व हमें उबले खाने में मिलते हैं, लेकिन वो सभी को पसंद नहीं आता। बूझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है, ठीक है। तो बूझो महाशय क्या सोच रहे हैं कि वसा युक्त खाना सर्वोत्तम है। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उससे ऊर्जा मिलती है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक रोटी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा।
क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए ये हमारा बूझू है जो कि मोटा हो चुका है। ठीक है, क्या आप सोचते हैं यह ठीक था? निसंदेह नहीं, इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है, देखिए आप बूझो जैसे हो जाएंगे अगर अधिक वसा युक्त खाना खाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए बहुत अधिक हानिकारक हो सकता है, हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। ठीक है, तो देखिए जो भी लोग अगर मोटे हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके खाने में क्या है, वसा की मात्रा ज़्यादा है। तो आप वसा की मात्रा अपने भोजन से कम कर दें, आपका वजन अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन युक्त भोजन लेने लगे। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में, अब देखिए ये अगला हमारा 2.4 पॉइंट क्या है, अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग हो गया है। तो क्यों होता है ये अभावजन्य रोग, इसी के बारे में जाएंगे। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि वह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसे अभाव से ग्रसित हो सकता है। ठीक है मित्रों, यदि किसी पोषक की कमी हो गई, ज़्यादा दिन तक कमी है, तो उस कमी को क्या कहेंगे, यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, उसके अभाव से ग्रसित हो जाएगा। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो वे रोग जो कि किसी विशेष पोषक तत्व की लंबी अवधि के अभाव के कारण हुई है उन्हें क्या कहेंगे, अभावजन्य रोग कहेंगे। यहीं पे एक प्रश्न बनता है, अभावजन्य रोग किन्हें कहेंगे, तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकता है। जैसे क्या रोग हो सकते हैं, वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिस। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं प्रोटीन के अभाव में। ठीक है, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ठीक है मित्रों, अगर किसी के भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो उसकी वृद्धि पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति कुछ दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। ठीक है मित्रों, अभी आपने एक न्यूज़ सुनी हो शायद, जैसे कि अफगानिस्तान में भोजन की इतनी कमी हो गई थी, जब अभी अफगानिस्तान में जब तालिबान का राज फिर से आ गया था, कि वहाँ के बच्चों को इतना कम भोजन मिल रहा था कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, पोषक तत्वों की कमी के कारण। ठीक है मित्रों, विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में ऐसे विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। ठीक है मित्रों, तो नीचे सारणी 2.3 दी है, उसे हम देखते हैं अभी। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। ठीक है मित्रों, इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों की वितरण सामान्य है। ठीक है मित्रों, तो इस अध्याय में हमने क्या जाना, हमारे देश में कितने सारे राज्य हैं और वहाँ पे कितना अलग अलग भोज्य पदार्थ बनता है, लेकिन फिर भी उन सभी विविधता वाले भोजन में आहार में जो पोषक तत्व होते हैं वो उनका वितरण सामान्य है। ठीक है, प्रोटीन किसी दूसरे भोजन में भी है, जैसे आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ के भोजन में भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा, और आप उत्तर भारत का भोजन करेंगे तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं प्रोटीन जरूर मिलेगा। ठीक है, यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ठीक है मित्रों, सुनिश्चित करता है। आइए आगे हम सारणी देखते हैं। ये सारणी यहाँ पे दी हुई है, देखिए ये है हमारी सारणी। तो
तो इसे मैं आपको ध्यान से पढ़ के सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए और समझिए। तो विटामिन, और ये सारणी क्या है, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। तो देखिए विटामिन ए के कारण कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी है तो आपको हो जाएगा क्षीणता, दृष्टिहीनता, ठीक है। तो ये रोग हो जाएगा आपको। इसमें क्या होगा, लक्षण क्या है, कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ठीक है। विटामिन बी वन की कमी से आपको बेरी हो जाएगा। तो बेरी रोग में क्या होता है, दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी की कमी से हो जाएगा स्कर्वी। इसमें कारण क्या है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में क्या होता है, अस्थियों का मुलायम होकर सिकुड़ जाना, ठीक है। तो इसमें अस्थियां सिकुड़ जाती हैं। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, अस्थियां और दंत क्षय होता है, ठीक है। और कमजोर अस्थियां, इसका कारण क्या है, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय, ठीक है। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्वाइटर, ठीक है। ये गर्दन की जो ये नसें होती हैं ये फूल जाती हैं। ये लिखा है गर्दन की ग्रंथियों का फूल जाना, बच्चों की मानसिक विकलांगता, ठीक है। लोहा से क्या होता है, आरक्तता, ठीक है, जिसे एनीमिया भी बोलते हैं। तो इसमें कमजोरी लगती है, ठीक है मित्रों। तो ये था हमारा आज का पाठ। ये इस पाठ में कुछ प्रमुख शब्द थे, संतुलित आहार, बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड और विटामिन, ठीक है। तो आप इन सभी जो ये शब्द हैं आप इन्हें परिभाषित भी कर सकते हैं। जैसे संतुलित आहार, क्या होता है संतुलित आहार, बेरी क्या होता है बेरी, तो आप इन्हें एक अच्छे से लिस्ट बना के लिख सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये F+F बना है, तो ये क्या है, ये है सुदृढ़कृत फोर्टिफाइड संपूर्ण पोषण स्वास्थ्य जीवन, ये इसका लोगो है। तो ये क्या लिखा हुआ है, यह FFS, क्या है यह FSSAI मानकों के अनुसार दृष्टिकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है, ठीक है। ये क्या है, लोगो है, ये एक लोगो है किसका, FSSAI का लोगो है। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक के प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना, ठीक है। तो ये है खाद्य पदार्थों का सुदृढ़ीकरण, कि इन खाद्य पदार्थों का हमारे भोजन में मुख्यता हो, ठीक है, इनका महत्व हो। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है हमारा सारांश। तो क्या है सारांश आज का सारांश ये है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। फिर अगला क्या है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर अगला क्या है, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुसरण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तथा एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सारांश। आगे है हमारा अभ्यास, ठीक है मित्रों। आगे क्या है, अभ्यास। तो इस अभ्यास को हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पूरा अभ्यास बता दूंगा। वैसे ये छोटा सा ही अभ्यास है, चलिए मैं आपको इसी वीडियो में समझा देता हूँ। हमारे शरीर में मुख्य पोषक तत्वों के नाम, देखिए हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखना है। तो ये क्या क्या हो जाएंगे, मैंने आपको पाठ इतने अच्छे से समझाया है, आप बता सकते हैं। देखिए यहीं पे सारांश में इसका उत्तर दिया हुआ है। तो ये जो सारांश का पहला वाला पॉइंट है, ये प्रश्न 1 का उत्तर है। हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के नाम कौन कौन से हैं, तो ये यहाँ पे लिखे हुए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, ठीक है। इसके अतिरिक्त आहारी रेशे तथा जल भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न 1 का उत्तर। अब अगला क्या है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो निम्नलिखित के नाम लिखने हैं।
तो पोषक जो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। पोषक जो हमारे शरीर को वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है, तो ये है प्रोटीन। ठीक है। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो ये हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो यह हो जाएगा विटामिन डी। इसके इतने से ही छोटे छोटे से उत्तर हैं। फिर प्रश्न 3 क्या कहता है? ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपको इन खाद्य पदार्थों को लिखना है। तो देखिए बसा किन किन खाद्य पदार्थों में होगा? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बसा, मंड, आहारी रेशे, प्रोटीन। तो आहारी रेशे किस में होंगे? फल सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, इन सारी चीजों में क्या होता है? आहारी रेशे मिल जाएंगे। मंड किस में? आलू हो गया, इसमें मंड मिल जाएगा। बसा आपको किस में मिल जाएगा? बसा आपको रोटी में भी मिल सकती है। ठीक है। जो तेल होता है उसमें मिल सकती है, मूंगफली में मिल सकती है। ठीक है। आइए मैं आपको वो चित्र बता देता हूं जिसमें आपको ये उत्तर मिलेंगे इनके। तो देखिए ये है वो चित्र जिसमें ये देखिए ये दिया है विटामिन सी। ठीक है। विटामिन सी का स्रोत, ये पादप स्रोत। ठीक है। ये दिए हुए हैं विटामिन ए, ये दिया है आपको पादप स्रोत, ये बसा। ठीक है। तो आपको बसा कहाँ कहाँ से मिल जाएगी? मांस, मछली, ठीक है, मूंगफली, गिरी, ये आपको बसा मिल जाएगी। और मंड के कहाँ कहाँ से मिल जाएगा? बाजरा, चावल, गेहूं, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूजा, ये सारे आपको कार्बोहाइड्रेट या मंड मिल जाएगा। ये बसा मिल जाएगा। मूंगफली, गिरी, तेल, इससे मांस, मछली, दूध, अंडे, इन सारी चीज़ों से आपको बसा मिल जाएगा। और इसके अलावा बसा के अलावा आपको प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन मांस, मछली, पनीर, अंडे, मटर, सोयाबीन, राजमा, तुअर दाल, चना, मूंगफली, इन सभी से आपको क्या मिल जाएगा? प्रोटीन। ठीक है मित्रों। तो ये था प्रश्न 3 का उत्तर हमारा। आहारी रेशे आपको पत्तेदार सब्जी, फल, इनसे आहारी रेशे मिल जाएगा। ठीक है। अब आगे बताना है सही गलत। तो अगर आपने पाठ को ध्यान से सुना होगा तो आप ये सही गलत जरूर बता पाएंगे। केवल चावल खाने में हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। ठीक है मित्रों। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? तो हाँ, की जा सकती है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों का होना चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये भी क्या है? सत्य है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? नहीं है। ठीक है। ये रिक्त स्थान है। खाली स्थान विटामिन डी के अभाव से होता है। तो क्या होता है विटामिन डी के अभाव से? देखिए इस लिस्ट में दिया हुआ है। विटामिन डी के अभाव से होता है रिकेट्स। ठीक है मित्रों। विटामिन डी के अभाव से क्या होता है? रिकेट्स होता है। आगे देखते हैं अगला खाली स्थान क्या है। अगला खाली स्थान है, खाली स्थान की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो कौन सा होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर का जो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलने लगता है और घाव भरने में भी समय लगता है। स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है। हमारे भोजन में खालिस्तान के अभाव से रतौंधी होती है, तो विटामिन ए के अभाव से रतौंधी हो जाती है। ठीक है। अब ये परियोजना कार्य है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जितने भी परियोजना कार्य हैं ये सारे मैं आपको परियोजना कार्य और जितने भी जो अभी हम पाठ पढ़ेंगे उन सभी पाठों में कुछ क्रियाकलाप हैं, तो वो सारे क्रियाकलापों की एक सेपरेट वीडियो में आपको लाऊंगा। जैसा सपोर्ट मुझे इन वीडियो में, जितना अच्छा सपोर्ट मुझे इन वीडियो में मिलेगा उसी सपोर्ट पे आधारित होगा कि मैं इनके जो भी परियोजना कार्य है वो मैं आगे आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हमारा ये पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है। तो अगले पाठ में हम अगली वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।